तो दोस्तों आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं मेजर बलवंत की दिलचस्प कहानी तीन बहुरूपियों का एक और नया एपिसोड। देखते हैं हसीनाओं का ये कत्ल का सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है। तो आज के एपिसोड में आप सुनेंगे कि जो लता ने पिछली बार जो कांड किया था, अब इसके आगे कौन सी हसीना आप किसका कत्ल करती है। तो आइए नया एपिसोड शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद वही लता एक चौकोर कमरे में बैठी हुई थी, जिसके बीचों बीच डबल बेड था और जिसकी दीवार में लगा शीशा छत तक जाता था। एक दीवार में खिड़की थी, जिसकी चौखट के नीचे काले रंग का लंबा शीशा लगा हुआ था। तभी एक आवाज सुनाई दी, लता, अपना चेहरा शीशे की तरफ मोड़ लो। ये एक औरत की आवाज थी जो माइक्रोफोन से आ रही थी। लता ने अपना चेहरा शीशे की तरफ कर लिया। क्यों लता, तुम अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं? नहीं मैडम, वो अपनी धुन का पक्का निकला। वो अपनी लता को छोड़ने पर टस से मस नहीं हुआ। मेरा हुस्न, मेरी खूबसूरती, कोई भी उसे बेचैन नहीं कर सका। तो क्या तुम निराश होकर लौट आई हो? मैडम, मैंने ऑर्डर नंबर 2 पर अमल किया। गुड, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। जाओ आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। लता उस कमरे से बाहर चली गई। उस वक्त 3 बजे थे और थोड़ी देर बाद ब्रह्म मुहूर्त की बेल आने वाली थी। 15 मिनट बाद 3:15 बजे मेजर बलवंत के स्वीट में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। वो उस वक्त अपने पलंग पर गहरी नींद सोया पड़ा था। बड़ी कठिनाई से उसने आंखें खोली और पलंग से उतरकर उस सिपाही के पास आया जिसके ऊपर टेलीफोन पड़ा था। उसने क्रेडल पर से रिसीवर उठाया और बोला, हेलो मेजर साहब, मैं इंस्पेक्टर राजन बोल रहा हूँ। कलकत्ता से जो कार आनी थी वो मथुरा रोड से दिल्ली बॉर्डर में एंटर कर चुकी है। क्या मतलब? कार दिल्ली बॉर्डर में कैसे आ घुसी? मेजर बलवंत ने हैरानी से पूछा। क्या आपके आदमी सो रहे थे? सो तो नहीं रहे थे, मगर उनका वश नहीं चला। उन्होंने कार रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार में से गोलियों की धुआंधार बारिश शुरू हो गई। हमारा एक आदमी जान से हाथ धो बैठा। ऐसी सूरत में अब क्या हो सकता है? एक मौका आया था, वो भी हाथ से खो दिया। मेजर बलवंत ने खिन्न होकर कहा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2 दर्जन आदमी चारों तरफ दौड़ा दिए हैं। जो घायल नहीं हुए उन्होंने कार पहचान ली। सारे शहर में उस कार की खोजबीन की जा रही है। अगर आप इस खोज में सफल हो जाएं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और मेजर बलवंत ने गुस्से के मारे रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और पलंग पर आकर सोने की फिर कोशिश करने लगा। 1.5-2 घंटे बाद टेलीफोन की घंटी फिर बज उठी। इस बार सोनिया ने भी आंखें खोल दी। वो अपने बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ चल दी। मेजर उठकर तिपाही के पास पहुंचा। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मेजर बलवंत बोल रहा हूं। मेजर साहब, आपको फिर तकलीफ दे रहा हूं। कलकत्ता से जो कार आई थी वो मिल गई है। इसके साथ ही एक और भयानक वारदात की इन्फॉर्मेशन मिली है। कार मिल गई? मेजर ने खुश होकर पूछा। क्या कार वाले भी मिल गए? नहीं, कार तो पालम रोड पर एक चट्टान के नीचे फेंककर तोड़फोड़ डाला गया था। उसकी नंबर प्लेटें भी निकालकर गुम कर दी गईं। कार में वो लोग एक कागज भी नहीं छोड़ गए, बल्कि कार को आग लगाने की कोशिश भी की गई थी। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कार मिली भी तो क्या मिली? खैर ये बताइए कि कौन सी भयानक घटना घट गई अब? यहाँ मस्जिद मोड़ के इलाके पर एक 2 मंजिला मकान है जिसका नंबर 526 है। उस मकान के एक बेडरूम में मकान के मालिक मनमोहन लात की लाश मिली है। मेरी नज़र में इसमें हैरानी की बात यह है कि 62 साल का मरने वाला मनमोहन नाथ सिंचाई विभाग की एक टाइपिस्ट लड़की लता से हाल ही में शादी करने वाला था। खुद मनमोहन उस विभाग में अफसर रह चुका था। लता के घर का पता मालूम कर लिया है। वो कार से आज दोपहर बाद लखनऊ से आ रही है। इससे जान पड़ता है कि मनमोहन का कत्ल उसकी होने वाली बीवी ने नहीं किया। मेजर बलवंत ने कहा, आप बोल कहाँ से रहे हैं? मरने वाले के घर से, इंस्पेक्टर राजन ने जवाब दिया। तो आप मौके वारदात पर पहुंच चुके हैं? जी हाँ, मैं पालम रोड से टूटी हुई कार देखकर आया तो हौस खास पुलिस स्टेशन से मुझे मनमोहन नाथ की हत्या के बारे में फोन मिला, तो मैं आ रहा हूँ।
कहकर मेजर बलवंत ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सोनिया ने बाथरूम से निकलते हुए पूछा। मेजर बलवंत ने जल्दी जल्दी तैयार होते हुए सोनिया को नई वारदात की खबर सुना दी, फिर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में सवार होकर मस्जिद मोड़ की तरफ चल दिया। मेजर बलवंत ने मनमोहन नाथ की लाश को बहुत ध्यान से देखा। लाश नीली और सांवली पड़ चुकी थी, गर्दन सूज चुकी थी और उस पर जंजीरदार गहरे निशान उभरे हुए थे। होश खास के इंस्पेक्टर ने कहा, मनमोहन नाथ का कत्ल गला घोंटकर किया गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि गला घोंटा कैसे गया। अगर आप गर्दन के सूजे हुए हिस्से पर नजर डालें तो जंजीर के निशान साफ देख सकते हैं, पतली जंजीर के निशान। इसका मतलब कि इनका गला फौलादी जंजीर से घोटा गया है। कहकर मेजर बलवंत दूसरे कमरे में नजर दौड़ाने लगा। उसने देखा कि पलंग पर एक मर्दाना लिबास अस्त व्यस्त पड़ा था। मेजर पलंग के पास पहुंचा और बिस्तर को सूंघने लगा। फिर उसने पलंग से नीचे गिरी हुई चादर उठा ली। चादर को भी उसने सूंघा। आप क्या सूंघ रहे हैं? इंस्पेक्टर राजन ने पूछा। मेजर बलवंत मुस्कुराते हुए बोला, बिस्तर और इस चादर से ताज़ा खुशबू आ रही है। ये खुशबू ऐसे सेंट की है जो औरतें इस्तेमाल में लाती हैं। इसका मतलब है कि इस बिस्तर पर कोई औरत सोई थी। शायद मनमोहन नाथ अपने साथ कोई औरत लाए थे और वही औरत इनका गला घोंटकर चलती बनी। इस राज के पर्दाफाश होने पर दोनों पुलिस इंस्पेक्टर चकित होकर मेजर बलवंत को ताकते रह गए। कपड़े सूंघकर भी कोई अनदेखी घटना का ऐसा डिटेलिंग दे सकता है, ये तो उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी। इंस्पेक्टर राजन, मेजर ने कहा, आपको तुरंत ही 2 काम करने होंगे। ये दोनों काम बड़ी चतुराई से करने होंगे। पहला काम तो ये है कि आप दोपहर से पहले पहले इस शहर का कोई ऐसा अमीर आदमी खोज निकालिए जिसकी बीवी मर चुकी हो, जिसके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो और अपने कारोबार में लगे हो। अगर ऐसा आदमी खोज सकें तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। दूसरा काम क्या है? इंस्पेक्टर अमरजीत राजन ने पूछा। दूसरा काम यह है कि दोपहर के बाद जब मिस लता लखनऊ से वापस आ जाएं तो आप खुद उनसे मिलें और पूछें कि मनमोहन नाथ किसी दूसरी लड़की को अपनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। अगर वो किसी दूसरी लड़की पर डोरे डाल रहा था तो वो लड़की कौन थी? ये भी पूछना जरूरी है कि लता ने मनमोहन नाथ को इस बारे में कोई धमकी तो नहीं दी थी। इंस्पेक्टर राजन ने भरोसा दिलाते हुए कहा, आपके आदेश का पूरा पूरा पालन किया जाएगा। पहला काम अगर 1:30-2 बजे तक हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा, इंस्पेक्टर राजन बोला। इसके बाद मेजर बलवंत नयानगर होटल में लौट आया। उसके साथी चाय पी रहे थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। कोई नई वारदात हो गई क्या? सुधीर ने पूछा। मेजर बलवंत ने उन्हें सारी कहानी सुनाने के बाद कहा, मनमोहन नाथ के कत्ल ने इस उलझे हुए कांड पर से आधा पर्दा उठा दिया है। बाकी आधा पर्दा कब तक उड़ जाने की उम्मीद है? मालती ने पूछा। मालती, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। हम लोग गिनती में बहुत कम हैं। अगर हम सारी दिल्ली की छानबीन करें और एक एक घर को चेक करें तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे और तब शायद हम खोज सकेंगे कि नकली एला अरविंद और तीसरे सेठ कनोडिया ने किस मकान से फोन किया था और किस अंधेरे कमरे में वो बंदी है। जांच ब्यूरो उस मकान को खोजने में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि इस काम में वो अपने दर्जनों आदमी झोंक सकता है। वो मकान मिलने पर इस हत्याकांड पर से बाकी आधा पर्दा भी उठ सकता है। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, मालती, तुम सुनील को भी ले जाओ और जांच एजेंसी के डायरेक्टर से मिलो। उससे पूछो कि वो उस मकान को ढूंढने में कहाँ तक कामयाब हुआ। मालती और सुनील उठकर कमरे से बाहर निकल गए। दिन के 11:30 बजे इंस्पेक्टर अमरजीत राजन आया। उसका चेहरा खिला हुआ था। उसने बैठते हुए कहा, लीजिए मेजर साहब, मैंने अपना पहला काम कर दिया है। नगर के एक मशहूर बिजनेसमैन शेठ महेश चंद आपसे मिलने को तैयार हैं। उनकी उम्र 60 साल की है। बीवी नहीं है उनकी और 3 बेटे सेल्फ डिपेंडेंट हैं। ये सुनकर मेजर बलवंत बहुत खुश हुआ। उसने डोरा से कहकर मेकअप का बक्सा मंगवाया और डोरा और सुधीर को साथ लेकर इंस्पेक्टर राजन के साथ सेठ महेश चंद से मिलने के लिए चल दिए। 3:30 बजे डोरा, सुधीर और मेजर बलवंत लौट आए। इस बीच मालती और सुनील भी आ चुके थे।
मालती ने इन्फॉर्म किया कि जांच ब्यूरो अभी उस मकान को खोजने में कामयाब नहीं हुआ है जिसमें नकली एला अरविंद कैद है। दोपहर बाद 4:30 इंस्पेक्टर राजन फिर आया। उसने कहा, लता पहुंच गई है। वो तो मनमोहन नाथ के कत्ल की इन्फॉर्मेशन सुनते ही बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने बताया कि मनमोहन किसी भी दूसरी लड़की से प्यार नहीं करता था। लता का भरोसा है कि मनमोहन नाथ उसके अलावा किसी भी औरत पर नजर डालने को तैयार न था। मेरा भी यही अंदाजा था, मेजर बलवंत ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद इंस्पेक्टर ने जेब से इवनिंग न्यूज निकालकर मेजर बलवंत के सामने रख दिया। उसके पहले पन्ने पर एक तस्वीर छपी थी। तस्वीर में एक सेठ खूबसूरत औरत के साथ खड़ा था और उसकी उंगली में अंगूठी पहना रहा था। ये फोटो सेठ महेश चंद की सगाई का फोटो था। फोटो के नीचे छपा था, दिल्ली के तिल्ले और गोटे के बड़े बिजनेसमैन सेठ महेश चंद अपनी निजी सचिव 24 साल की अमीला से शादी करेंगे। ऊपर छपा फोटो सगाई के वक्त का है और शादी 4 दिन बाद होगी। शहर में सगाई की खास चर्चा है। एक मुलाकात में कुमारी अमीला ने बताया कि जवान उम्र के लड़कों से शादी की बजाय बूढ़े आदमी से शादी करके लड़कियां ज्यादा सुखी जीवन बिताती हैं। आज रात कोणार्क होटल में सेठ महेश चंद अपनी सगाई के मौके पर एक शानदार पार्टी दे रहे हैं। सोनिया ने हैरानी से पूछा, सेठ साहब को इस उम्र में शादी का क्या शौक चल रहा है? सोनिया, तुम जरा मिस अमीला के कहने पर ध्यान दो, मेजर बलवंत ने कहा। उसके जवाब से सोनिया झेंप गई। मेजर बलवंत ने टॉपिक बदलते हुए पूछा, इंस्पेक्टर साहब, क्या हम सेठ साहब के इनविटेशन में शामिल नहीं हो सकते? उनसे हम मिल भी चुके हैं और उनके लिए हम अब अजनबी भी नहीं रहे। मैं आपको ले चलूंगा। डिनर से पहले नाच गाने का प्रोग्राम है। मैं 8 बजे आपको लेने आऊंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर राजन चला गया। डोरा, मेजर बलवंत ने कहा, भाई चाय मंगाओ। डोरा ने घंटी बजाई और वेटर के आने पर चाय का ऑर्डर दे दिया। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। मालती ने उठकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैं मेजर बलवंत से बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। मालती ने माउथपीस पर हाथ रखकर कहा, आइए मेजर साहब, कोई सुरीली लड़की आपसे मिलने को बेताब हो रही है। मेजर बलवंत ने मुस्कुराकर कहा, लड़की? जी हाँ। मेजर ने रिसीवर अपने हाथ में लेकर कहा, मेजर बलवंत बोल रहा हूँ। मेजर साहब, मैं अमिता बोल रही हूँ। 2 खतरनाक आदमी मेरा पीछा करते रहे हैं। मैंने कनॉट प्लेस के एम ब्लॉक में नेल्सन बूट हाउस में आकर पनाह ली है और मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। मुझे इन लोगों से बचाइए। पुलिस स्टेशन को मैं इस वजह से फ़ोन नहीं कर रही कि पुलिस को देखते ही वो लोग भाग निकलेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पकड़ लें। ज़रा जल्दी आइए। मिस अमिता, क्या तुम्हें मुक्ति मिल गई? हाँ। सेठ कनोडिया कहाँ हैं? उन्हें भी छोड़ दिया गया है, लेकिन इस वक्त वो मेरे साथ नहीं है। आप जल्दी कीजिए प्लीज। दूसरी तरफ से अमिता ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मेजर बलवंत ने रिसीवर रखकर अपने साथियों को फोन पर हुई बातचीत सुना दी और फिर सबको तैयार हो जाने का ऑर्डर दिया। सभी 10 मिनट में तैयार हो गए। मेजर बलवंत ने डोरा और सुधीर से कहा, तुम दोनों क्यों तैयार हो गए? तुम दोनों यही रहो। तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे जिम्मे कौन सी ड्यूटी है? सुधीर बोला, आपने बोला सब तैयार हो जाओ तो हम भी बारात में जाने को तैयार हो गए। इस पर सभी हंस पड़े। मेजर बलवंत ने कहा, हम जहां जा रहे हैं वहां देर भी लग सकती है। तुम्हारी ड्यूटी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर बलवंत, मालती, सोनिया और सुनील आकर टैक्सी में बैठ गए। कनॉट प्लेस के एम ब्लॉक में नेल्सन बूट हाउस एक मशहूर दुकान थी। बिल्डिंगों की उस लाइन के बरामदे में भी छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानें लगाए रहते थे। मेजर ने अपनी टैक्सी ऑडियंस सिनेमा के पास कार पार्किंग में खड़ी कर दी। फिर उसने सुनील और मालती से कहा, तुम दोनों बरामदे से होते हुए नेल्सन बूट हाउस तक पहुंचो। मैं और सोनिया सामने सड़क पर से पहुंचेंगे। तुम लोग संदिग्ध आदमियों पर नजर रखना। सुनील और मालती बरामदे से नेल्सन बूट की तरफ चल पड़े। दुकान का बोर्ड दूर से ही दिखाई दे रहा था। मालती चालाक जासूस थी। उसने किताबों और मैगजीन की दुकान पर 2 खड़े आदमियों को अपनी नजर के घेरे में ले लिया। उसमें से एक गठीले शरीर का और दूसरा उससे कम उम्र का नौजवान था। उनकी शर्टों के नीचे कोई चीज उभरी हुई थी। उनकी पैंट की दाहिनी जेबें भी उभरी हुई थी। वो दोनों रुक रुक कर कनखियों से नेल्सन बूट हाउस की तरफ देख लेते थे। मालती समझ गई कि वही 2 आदमी अमिता का इंतजार कर रहे हैं।
उसने हौले से सुनील के बगल में कोनी मारते हुए कहा, सुनील, चौकन्ने रहना, चलते चलते तुम भी मैगजीन देखने रुक जाना। फिर मालती ने सड़क की तरफ देखा। मेजर बलवंत और सोनिया सामने से आ रहे थे। मालती ने आंखों से मेजर को इशारा कर दिया। इशारा पाकर मेजर मुस्कुरा दिया और सोनिया से बोला, सोनिया, तुम सीधी चलती रहो, मैं निल्सन बूट हाउस में जाऊंगा। वहां मैं अमिता को बाहर भेजूंगा। तुम सावधान रहना और मैगजीन देख रहे दोनों नौजवानों की एक्टिविटी पर नजर रखना। अगर ये रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करें तो तुम पहल कर बैठना, घबरा मत जाना, मैं अमिता के पीछे हूंगा। सोनिया सीधे चलती गई। मेजर बलवंत लंबे लंबे डग भरता हुआ निल्सन बूट हाउस में घुस गया। अमिता वहां बेंच पर बैठी हुई थी। मेजर बलवंत को देखते ही बेचैनी से उठ खड़ी हो गई। अमिता, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, मेजर बलवंत बोला। दुकान के कर्मचारी अमिता को फोन करते सुन चुके थे। अपनी दुकान में देश के इतने बड़े जासूस को देखकर वो हैरान रह गए। उसकी पर्सनैलिटी से वो और भी इम्प्रेस हो उठे। वो मेजर से मिलने को बढ़ने ही लगे थे कि मेजर ने उन्हें रोक दिया और बोला, आप लोग अपना काम करते रहिए। आप लोग अगर दरवाजे पर आकर भीड़ लगाएंगे तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आप भरोसा रखिए, मैं आपसे फिर आकर कभी मिलूंगा। दुकान के कर्मचारी उसका इशारा समझकर अपने अपने काम में बिजी हो गए। अमिता नेल्सन बूट से बाहर निकली। उसे बाहर निकलते देखकर गठीले शरीर का आदमी अपने जगह से हिला। उसका साथी बरामदे के खंबे की ओट में हो गया। उसने पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। सुनील और मालती भी दूसरे खंबे की आड़ में आ गए। मालती ने अपना रिवॉल्वर पहले ही निकाल लिया था। सोनिया बूट हाउस के सामने के खंबे की ओट में खड़ी हुई थी। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर था। मेजर बलवंत बरामदे में रुक गया था और उसने पैंट की जेब में हाथ डाल दिया था। गठीले शरीर का आदमी बड़ी तेजी के साथ चलता हुआ अमिता के पास पहुंच गया और बोला, आखिर हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। चुपचाप मेरे साथ टैक्सी स्टैंड की तरफ चल पड़ो। ये कहकर उसने शर्ट के नीचे हाथ डालकर चाकू की नोक अमिता को दिखाई। अमिता चाकू की नोक देखकर कांप उठी। गठीले बदन के आदमी ने पैंट की जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया, मगर अमिता इतने में कूदकर 2 कारों की ओट में जा चुकी थी। मेजर बलवंत ने इसी पल गोली चला दी, जो गठीले बदन के आदमी की बाह पर लगी और दूसरा आदमी सड़क की तरफ दौड़ा। मालती ने उस पर गोली चलाई तो वो झट से मुड़ गया। सड़क पर 3 पहियों वाला एक स्कूटर जा रहा था। वो कूदकर उसमें जा चढ़ा। उसने ड्राइवर को रिवॉल्वर से धमकाकर कहा, रुको मत, चलते रहो। गठीले बदन के आदमी की बाह पर गोली लगी तो वो अमिता पर गोली न चला सका। उसने चीखते हुए अपने बाएं हाथ से दायां बाजू थाम लिया और सड़क के किनारे खड़ी एक कार के पीछे हो गया। फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ पार्क में जा पहुंचा, जहां एक आदमी की साइकिल रखी हुई थी। उसने साइकिल उठाई और रीगल सिनेमा की तरफ निकल गया। चौराहे के पास साइकिल फेंक कर उसने जाती हुई एक टैक्सी रुकवाई और उसे कोई ऑर्डर देकर टैक्सी में घुस गया। मेजर बलवंत और उसके साथी कुछ देर तो दौड़े भागे, लेकिन जल्दी समझ गए कि दुश्मन उनके हाथ से निकल चुके थे। पार्क में खड़े खड़े मेजर बलवंत ने देखा कि अमिता एक टैक्सी में बैठ चुकी है। उसने सुनील से कहा, लपक कर जाओ और अपनी टैक्सी लेकर आओ। फिर उसने एक जाती हुई टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठकर ड्राइवर से कहा, वो जो सामने टैक्सी जा रही है उसका पीछा करो। इधर गोलियां चलने की वजह से काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सोनिया, सुनील और मालती जब टैक्सी लेकर आए तो उन्हें यह पता न चल सका कि मेजर टैक्सी में बैठकर किस दिशा में चला गया। आखिर निराश होकर वो लोग नया नगर होटल की तरफ चल दिए। अब उनके सामने केवल यही एक रास्ता रह गया था कि मेजर के लौटने का इंतजार करें। मेजर बलवंत की टैक्सी अमिता की टैक्सी के पीछे दौड़ी चली जा रही थी। मेजर हैरान था कि अमिता अपनी टैक्सी रुकवा क्यों नहीं रही, वो इस तरह भागी चली जा रही है। मेजर ने चाहा कि अपनी टैक्सी उसकी टैक्सी के आगे निकलवाकर अमिता को रोक ले, मगर अचानक उसे ख्याल आया और उसने पीछा करना ही ठीक समझा। बस वो ये देखना चाहता था कि अमिता जाती कहाँ है। अमिता की टैक्सी सर्वोदय कॉलोनी के एक 2 मंजिला मकान के सामने पहुंचकर रुक गई। मेजर बलवंत ने अपनी टैक्सी कुछ इधर ही रुकवा ली। जब अमिता बंगले के गेट में घुस गई तो मेजर भी लंबे लंबे डग भरता हुआ उस बंगले के गेट तक पहुंच गया। गेट के सामने गलियारा था, गलियारे में पोर्च था। बंगले में एंटर करने का केवल वही रास्ता था। मेजर जेब में रिवॉल्वर पर हाथ जमाते हुए पोर्च के पास पहुंचा
तो उसने देखा कि अमिता एक बूढ़े आदमी के पास खड़ी थी। बूढ़े आदमी ने चमकीला लिबास पहन रखा था। लिबास वैसा ही था जैसे सब इंस्पेक्टर देवेंद्र के साथ भेजे गए सेठ कनोडिया ने पहन रखा था। मेजर को देखकर अमिता भी मुस्कुरा दी और वो बूढ़ा आदमी भी मुस्कुरा उठा। अमिता बोली, आइए मेजर साहब, मैं जानती थी कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं, मगर मैं चाहती भी यही थी कि आपको यहाँ ले आऊं। मेजर कुछ कहने को ही था कि बंगले से एक भयानक कुत्ता गुर्राता हुआ आया। वो मेजर पर झपटने को ही था कि बूढ़े आदमी ने डांट पलाने की आवाज में आदेश दिया, वुल्फ बैठ जाओ। कुत्ता उसी पल उसके पैरों के पास बैठ गया। आइए भीतर चलें, अमिता बोली। मेजर उसके बर्ताव पर हैरान हो रहा था। वो उनके साथ साथ ड्राइंग रूम में पहुंचा। तीनों बैठ गए। मिस अमिता, मेजर ने कहा, तुमने फोन पर मुझे बताया था कि तुम दोनों को रिहा कर दिया गया है। दुश्मन के घेरे से निकलते ही ये बंगला तुम्हें कैसे मिल गया? मेजर साहब, मैं अमिता नहीं हूं। तुम अमिता नहीं हो? मेजर बलवंत ने हैरानी से पूछा। फिर कौन हो? मैं जांच एजेंसी की डिटेक्टिव एला अरविंद। एला अरविंद? मेजर हैरान रह गया। जी हाँ, एला ने मुस्कुराते हुए कहा। रुकिए, मैं आपको अपना आई कार्ड दिखाती हूँ। एला उठी और ड्राइंग रूम में पड़े एक सूटकेस से अपना आई कार्ड निकाल लाई। मेजर ने वो कार्ड देखा। उसके सामने सचमुच एला अरविंद खड़ी थी। आई कार्ड लौटाते हुए उसने बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करके पूछा, आप कौन हैं? सेठ लक्ष्मीचंद कनोडिया, एला ने बताया। क्या? मेजर को जैसे भरोसा नहीं हुआ। मेजर साहब, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो आप जानते ही हैं कि कुत्ता अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह पहचान लेता है। सेठ कनोडिया मुस्कुरा रहा था। उसने सीटी बजाते कुत्ते को कहा, वुल्फ जंप। वुल्फ कूदकर सेठ कनोडिया की गोद में बैठने की कोशिश करने लगा। सेठ ने उसे दबोचकर अपनी गोद में बिठाया और फिर गोद से नीचे उतार दिया। मेजर ने हैरानी से पूछा, आप दोनों को तो दुश्मन ने बंदी बना रखा था, फिर उसने छोड़ा क्यों? हमें किसी ने बंदी नहीं बनाया था। हमने केवल बहाना बनाया था। हमने समीर गुप्ता के मार्फत से असली दुश्मन को जानने की कोशिश की थी। इस वजह से साफ तौर पर हमने किसी के सामने अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। समीर गुप्ता कौन है? मेजर ने पूछा। वही जो सेठ कनोडिया बनकर आपके पास पहुंचा था। वो बहुत चालाक और धूर्त आदमी है। असल में वो बहुत ही भयानक आदमी का दाहिना हाथ है। जिस आदमी के पास वो काम करता है, उसने कई अवैध काले धंधे चला रखे हैं, सेठ कनोडिया ने बताया। वो आदमी कौन है? उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जान का ग्राहक बन बैठा है। मैं तो इत्तेफाक से बच गया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं खुद उसे पकड़ कर रहूंगा। इसी वजह से मैंने मिस एला अरविंद की सर्विस ली। इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मेरी मदद के लिए इन्होंने विक्रम डिटेक्टिव एजेंसी से 4 डिटेक्टिव का इंतजाम भी करा दिया। मुझे सीक्रेट एजेंट आशा दत्त के भयानक कत्ल से गहरा दुख पहुंचा है, जो अपने साथियों के हाथों ही मारी गई। क्या मतलब? मेजर ने चौंक कर पूछा। मैंने और एला अरविंद ने विक्रम डिटेक्टिव एजेंसी के 4 सीक्रेट एजेंटों को हायर किया था। उनमें 2 लेडी थीं और 2 जेंट्स। छोटे सीक्रेट एजेंट अपने मकसद के लिए ईमानदारी नहीं रखते। जो भी उन्हें भारी रकम का लालच देते, उसी के हाथ बिक जाते हैं। आशा दत्त को छोड़कर बाकी तीनों सीक्रेट एजेंट हमारे साथ भी रहे और हमारे दुश्मन से भी जा मिले। वो तीनों कहाँ हैं? मेजर ने जानना चाहा। यहीं इसी बंगले में है। हमें ठीक वक्त पर उनकी बुरी नीयत और दोरंगी चाल का एहसास मिल गया था। कल रात मैंने उन्हें सोते वक्त क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर तीनों को टेप से जकड़ दिया। आइए मैं उन तीनों कैदियों के दर्शन करा दूं। ये कहकर सेठ कनोडिया उठ खड़ा हुआ। एल और मेजर बलवंत के साथ हो लिए। गलियारा पार करके वो छठे कमरे में पहुंचे। कमरे में 3 पलंग थे। एक पलंग पर एक औरत थी और 2 पलंग पर 2 भारी भरकम नौजवान बंधे पड़े थे। उनके मुंह बंद थे। होश में आने पर उन्होंने बंधन से आजाद होने के लिए हाथ पैर पटकने की कोशिश की, लेकिन मजबूर होकर फिर से बेजान पड़े रह गए। सेठ कनोडिया के बंदियों को देखकर ये लोग फिर वापस ड्राइंग रूम में आ गए। सेठ जी, मेजर बलवंत बोला, आपकी सारी बातें पेचीदा और उलझी उलझी हैं। आप दोनों का प्लेन में ना आना, अपनी जगह दूसरे लोगों को प्लेन में भेजना, प्लेन एक्सीडेंट,
4 आदमियों को छोड़कर बाकी के लोगों का मर खप जाना, 28 में से केवल 24 लाशों का मिलना, आशा दत्त की बेरहमी से कत्ल, एला का चेतना बनकर मेरे पास पहुंचना, विनय नागपाल से शादी की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए रिक्वेस्ट करना। और बात काटते हुए सेठ कनोडिया बोला, मेजर साहब, ये एक लंबी दास्तान है। यहाँ पल भर भी जिंदगी का भरोसा नहीं है, इसलिए। मेजर बलवंत ने उसकी बात काटते हुए पूछा, यहाँ पल भर भी जिंदगी का भरोसा क्यों नहीं है? जवाब एला ने दिया, समीर गुप्ता के मार्फत से हम असली दुश्मन का राज नहीं उगलवा सके तो हमने उसे यहाँ से निकाल दिया था। यहाँ से उसे निकालने के लिए एक और मकसद था। हम देखना चाहते हैं कि वो कहाँ जाता है। ये तो हमें बाद में पता चल गया था कि दुश्मन का मेन अड्डा दिल्ली में है, मगर समीर गुप्ता बहुत ही चालाक निकला। शायद उसे मालूम हो गया था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। वो हेडक्वार्टर जाने के बजाय सीधा आपके घर आ पहुंचा। आपसे भी अनजाने में भारी चूक हो गई। कैसी चूक? मेजर ने पूछा। सेठ कनोडिया ने कहा, मैंने समीर गुप्ता को आपके पास जाते देखा तो आपको फोन किया कि जो कनोडिया आपके पास बैठा है वो नकली है। हमारा अंदाजा था कि आप उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, मगर आपने उसे कलकत्ता भिजवा दिया। मैं जानती हूँ कि वो कलकत्ता पहुंचकर बच निकला था। एला बोली, मेरा अंदाजा था कि दिल्ली में वो जरूर आएगा। आज जब मैं कुछ सामान खरीदने कनॉट प्लेस गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। 2 बदमाशों के साथ समीर गुप्ता को मैंने अपना पीछा करते हुए पाया। हो सकता है कि ये मुलाकात अचानक हुई हो, मगर उन्होंने मुझे पहचान लिया। आपकी मदद से मैं उनके चंगुल में फंसने से बच गई। समीर गुप्ता के एक आदमी का बाजू आपकी गोली से घायल हो चुका है। उसके आदमियों ने उसे पूरी घटना जा सुनाई होगी। अब आप हमें अपनी निगरानी में तुरंत यहाँ से ले चलें, सेठ कनोडिया ने कहा। मेजर बलवंत कुछ सोचता रहा, फिर उसे एक बहुत अच्छा ख्याल आया। वो बोला, आपका अंदाजा सही है, हमारी गिनती भी कम है और मुठभेड़ के लिए हमारे पास खास हथियार भी नहीं हैं। आपको तुरंत यहाँ से चल देना चाहिए। आपकी लंबी कहानी फिर कभी सुनी जा सकती है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। सेठ कनोडिया की कार में वो तीनों और कुत्ता वुल्फ सवार हो गए। कार एला चला रही थी और मेजर बलवंत उसे रास्ता बताता जा रहा था। कार इंस्पेक्टर अमरजीत राजन के पुलिस स्टेशन में आ गई। उस वक्त शाम के 7 बजे थे। इंस्पेक्टर राजन ने मेजर बलवंत के साथ अमिता और एक बूढ़े आदमी को देखा तो वो हैरान सा रह गया। मेजर बलवंत ने तुरंत उनका इंट्रोडक्शन दे दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पास आने को था और आप 8 बजे से पहले खुद आ गए, मेजर ने इंस्पेक्टर को कहा। सर्वोदय कॉलोनी के मकान का पता बताते हुए कहा, कम से कम 1 दर्जन आदमी वहां भेज दीजिए जो वहां छुप कर रहेंगे। अगर वहां हमला हो, कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा पकड़ सकें। और फिर मेजर ने सारी प्लानिंग उन्हें बता दी। अगर ऐसी बात है तो अपनी पुलिस टुकड़ी का इंचार्ज मैं खुद बनूंगा। बस इसी बात का अफसोस रहेगा कि सेठ महेश चंद की सगाई पार्टी में आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। पार्टी तो होती रहेंगी, काम नहीं छोड़े जा सकते, मेजर बलवंत ने कहा। एला अरविंद, सेठ कनोडिया और वुल्फ को मेजर बलवंत अपने होटल नया नगर में ले आया। सुनील, मालती और सोनिया उसी का इंतजार कर रहे थे। अमिता, बूढ़ा सेठ और कुत्ते को देखकर उन्हें हैरानी हुई। जब उन्हें मेजर बलवंत ने बताया कि वो अमिता न होकर जांच ब्यूरो की एजेंट एला अरविंद और बूढ़ा आदमी असली सेठ कनोडिया है तो वो हैरत से भौचक्के रह गए। मालती ने पूछा, मिस एला, एक बात समझ में नहीं आती कि आज आपने हमें फ़ोन करने की बजाय अपने जांच एजेंसी से मदद क्यों नहीं मांगी? इसमें भी एक राज छुपा है। मेरे डिपार्टमेंट में भी कामयाब और काबिल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानती थी कि अगर मैंने अपने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया तो वहाँ से एजेंटों की पूरी सेना चल पड़ेगी। ऐसी पोजीशन में समीर गुप्ता और उसके साथी चुपके से भाग निकलेंगे। भाग तो अब भी निकले हैं, सुनील ने कहा। एला बोली, हाँ, कभी कभी किस्मत भी गुनाहगारों की मदद करती है, मेजर बलवंत बोला। अच्छा साथियों, वक्त कम है और हमें तुरंत कोणार्क होटल की तरफ चल देना है। तुम लोग तैयारी करो। मिस एला और सेठ साहब का ऐसा मेकअप कर दो कि इनका रंग रूप ही बदल जाए। सोनी और मालती ने तैयारियां शुरू कर दी।
सबसे पहले उन्होंने सेठ कनोडिया और एला का मेकअप किया। उन्हें नए लिबास थाम कर बाथरूम में जाकर तब्दील करने को कहा। अमीर लोगों के मेकअप में वो लोग 8:30 बजे होटल कोणार्क पहुंचे। कव्वाली की महफिल जमी हुई थी। कव्वालों में 2 लड़कियां भी ताने उड़ा रही थीं। गजल बहादुर शाह जफर की थी और महफिल अपने रंग पर आ चुकी थी। लड़कियों ने इस शेर को लहक लहक कर गाया और हाथों की अंजुलियां बनाकर उछाली। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, जफर आदमी उसको ना जानिएगा, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रही। ये शेर सुनकर लोग नोट उछाले जा रहे थे और बढ़ चढ़ कर दाद दे रहे थे। हॉल में लगभग 150 मेहमान इकट्ठा थे। विस्की का दौर चल रहा था। मिस अमीला और सेठ महेश चंद को कुछ मेहमानों ने घेर रखा था। अमीला और सेठ महेश चंद ने वही लिबास पहन रखे थे जो उन्होंने इवनिंग न्यूज में छपे फोटो में पहने थे। कुछ लोग बड़े प्यार भरे मजाक और छेड़छाड़ में मशगूल थे। सेठ जी, आज से ताकतवर दवाइयां खाना शुरू कर दीजिए। नहीं भाई नहीं, सेठ जी की अभी उम्र ही क्या है जो दवाइयां खाने की जरूरत पड़े। सेठ महेशचंद अपने पुराने दोस्तों की बातों पर मुस्कुराए जा रहे थे। वो इस टोली से उस टोली में जा खड़े होते। एक 24-25 साल की लड़की मटकती, उछलती और कूले मटकाती हुई उनके पीछे पीछे जाती, उनसे कुछ बातें करती और फिर अलग हो जाती। कभी कभी सेठ के लिए वो विस्की का पैक भी ले आती और गिलास हथेली पर टिकाकर पेश करती। उसकी मुस्कुराहट दर्शकों में जान फूंकने वाली थी। वो सेठ महेशचंद की होने वाली पत्नी अमीला से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सेठ महेशचंद उस खूबसूरत लड़की के लगाव और प्यार से इम्प्रेस होते जा रहे थे। कव्वाली खत्म हो गई। कव्वाल शुक्राना अंदाज में उठकर मंच खाली कर गए। पर्दा गिरा और कुछ पल बाद फिर उठ गया। मंच पर एक डांसर आ चुकी थी। पर्दे के पीछे से माइक्रोफोन पर आवाज आई, अब आपके सामने मिस नीना विरह की आग अपने डांस के मार्फत पेश करेंगी। डांसर ने तुरंत उदासी की पोजीशन अख्तियार कर ली। उसके हाथों, पैरों, कूलों और कमर की मुद्राओं से विरह वेदना की झलक पैदा होने लगी। उसके दूसरे हाव भाव से बेचैनियों को बीसियों ढंग से दर्शा दिया गया। जब उसने डांस का आखिरी स्टेप किया तो सभी खुश हो गए। डांसर उस वक्त जलते हुए तन मन का सीन पेश कर रही थी, जैसे उसका माथा एक अलाव बन गया हो और वो विरह की अग्नि को सहन नहीं कर पा रही हो। उसने अपने बदन पर से सारे कपड़े उतार उतार कर फेंकने शुरू कर दिए। जब वो मंच पर लेटकर तड़पने लगी तो पर्दा धीरे धीरे गिरने लगा। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। नीना का डांस इतना जबरदस्त था कि सभी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। ठीक उसी वक्त मेजर बलवंत और उसके साथियों ने देखा कि हॉल में बैठे सेठ महेशचंद कहीं नहीं थे। मेहमानों में गोरी चिट्टी मोटी मोटी 2 बहनें भी थी। वो पहाड़ी औरतों की तरह थी। उनमें से एक बड़ी उम्र की थी। उसके सफेद बाल सिरों पर गुच्छों की तरह थे। आंखें नीली थीं। चेहरे पर कोई झुर्री नहीं थी। उसने काफी कीमती साड़ी बांध रखी थी। कलाइयों और गर्दन पर नए नमूनों के जेवरात थे। उसकी छोटी बहन की उम्र 30-35 के लगभग थी। वो अपनी बड़ी बहन की कार्बन कॉपी जान पड़ती थी। दोनों का पहनावा मिलता जुलता था। दोनों के पास एक ही तरह के पर्स थे। मंच पर पर्दे के पीछे से आवाज आई, मेहमान अब मेजों के गिर्द बैठ जाएं। पहले विस्की का दौर चलेगा, फिर डिनर। मेहमान मेजों के गिर्द बैठ गए तो मालती बोली, मेजर साहब, वो लड़की तो दिखाई नहीं दे रही है जो सेठ महेशचंद के पीछे पीछे चक्कर काट रही थी। हाँ, सोनिया बोली, हैरानी तो इस बात की है कि सेठ महेशचंद की मंगेतर अमीला अपनी मेज पर एक लड़के और 2 लड़कियों के साथ चहक रही है। उसे कोई ध्यान नहीं है कि सेठ कहाँ है। अमीला इस वक्त 2 मोटी बहनों को देखने में बिजी थी, जिन्होंने अपने अपने पर्स इस तरह मेज पर धरे थे कि उनमें हाथ डालते वक्त देर न लगे। उस वक्त सेठ महेशचंद होटल के कमरे में उसी लड़की के साथ था जिसने सेठ के लिए गहरा लगाव और अपनापन दिखाया था। लड़की पलंग पर बैठी थी और सेठ उसके सामने नशे में खड़ा झूम रहा था। वो नशीली आवाज में कह रहा था, किसी भी खूबसूरत लड़की ने आज तक मुझसे प्यार नहीं किया। क्या नाम है तुम्हारा? अमीला। क्या?
अमीला तो मेरी मंगेतर है, मेरा नाम भी अमीला है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मंगेतर अमीला ही रहेगी और ये अमीला, उसने अपने सीने पर उंगली रखकर कहा, आपको 4 तरह का प्यार देगी। 4 तरह का प्यार? सेठ महेश चंद के मुंह से हैरान आवाज निकली। हाँ, औरत के पास 4 तरह के प्यार होते हैं। हर औरत एक साथ माँ, बहन, बेटी, बीवी होती है। इन चारों रिश्तों के प्यार औरत के रोम रोम में बसे होते हैं। ऐसी पत्नियां बहुत कम होती हैं जो इन चारों रिश्तों का प्रेम रस पुरुष को दे सकें। मैं आपकी ऐसी पत्नी साबित होंगी। वाह, तुम मेरी अमीरा से कहीं ज्यादा सुलझी हुई हो। और कहिए कहिए, आप कहते कहते रुक क्यों गई? अमीला ने कहा, तुम मेरी मंगेतर अमीला से कहीं ज्यादा सुंदर हो। और हाँ हाँ, आगे कहिए। और तुम जीवन की महक हो, मीठी मीठी आँच हो, मधुर संगीत हो, सुहाना आलिंगन हो, सेठ महेश चंद ने भावुकता से कहा। अमीला पलंग पर से उठ खड़ी हुई। उसने सेठ महेश चंद को अपनी बाहों में ले लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सेठ महेश चंद ने उसकी कमर में बांह डाल दी। अमीला उसके अलग होते हुए बोली, इन कपड़ों में आप मेरी महक, मीठी आँच और मधुर संगीत का आनंद नहीं उठा सकते। अपने हाथों की छुअन से आप मेरे तन बदन में हर रंग महसूस कर सकते हैं। ये कहकर वो ब्लाउज के बटन खोलने लगी। सेठ महेशचंद की आंखें उसके सीने पर पड़ी तो हट ना सकी। सेठ महेशचंद का हाथ अपने हाथ में लेकर अमीला बोली, आप कसम खाइए कि आप जिंदगी भर मेरे और केवल मेरे ही रहेंगे। दुनिया की सभी औरतों को मेरे सामने छोटा समझेंगे। महेशचंद ने हाथ खींच लिया। क्या आप कसम खाने से डरते हैं? अमीला ने पूछा। आप अपने ब्लाउज के बटन बंद कर लीजिए। आप बहुत खूबसूरत हैं और चालाक हैं, ये मैं मन से मानता हूँ। लेकिन प्यार का नाता धीरे धीरे जन्म लेता है और धीरे धीरे जवान होता है। ये रिश्ता एक ही पल या एक ही नज़र में नहीं बन जाता। मैं अभी ये नहीं जानता कि आपकी क्या क्या खूबियाँ हैं और आपको क्या क्या पसंद है, आपका नेचर कैसा है। प्यार तो 2 आदमियों के एक जैसे बर्ताव से पैदा होता है, पलता है और फिर जवान होता है। मैं अपनी प्रेमिका अमीला के स्वभाव से परिचित हूँ। उसका और मेरा रिश्ता एक लंबे वक्त में जवान हुआ है, पला है, बड़ा है। अरे, आपका मन डावाडोल क्यों हो गया? मैं इस भंवर से उबरने को पतवार का काम दे सकती हूँ, अमीला ने सुझाया। नहीं अमीला, नाव कभी उधार या मांगे की पतवार से नहीं चलती, सेठ ने कहा। आप बेकार ही हिचकिचा रहे हैं। आप बेपनाह दौलत के मालिक हैं और अमीर आदमी जब चाहें अपनी पसंद बदल सकते हैं। दौलत बहुत बड़ी ताकत होती है, मगर कुछ दौलतमंद दिल से बड़े गरीब होते हैं। वो अपने वचन पर टिके होते हैं। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ अमीला जी, लेकिन मैं आपका नहीं बन सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। अमीला झल्ला कर बोली, तो ठीक है, आप जरा अपनी आंखें मेरी आंखों में तो डालिए। मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी कर सकता हूँ। ये कहकर सेठ महेशचंद ने अपनी आंखें अमीला की आंखों में डाल दी। वो पहले ही नशे में चूर था। 10-15 सेकंड के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी आंखें अमीला की आंखों से हटाने में नाकामयाब हो चुका है। उस सिचुएशन में भी उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि अमीला अपने पर्स में से कोई चीज निकाल रही थी। जब उसे अपनी गर्दन पर किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ तो उसने अपनी सारी ताकत संजोकर अपनी आंखें उसकी आंखों से हटा ली। अमीला के हाथों में फौलादी जंजीर के दोनों सिरे थे, जिसे वो पूरी जोर लगाकर सेठ महेशचंद के गले में कसे जा रही थी। सेठ महेशचंद वक्त पर होश में आ गया था। उसने अपना दायां घुटना अमीला के पेट पर दे मारा। अमीला कराकर पीछे हटी तो सेठ महेशचंद ने उसे बाहों में ले लिया। अमीला टांगे और कोहनियां चलाने लगी, मगर सेठ की पकड़ से ना निकल सकी। वो हैरान थी कि सेठ में इस बुढ़ापे में भी इतनी ताकत कहाँ से आ गई। सेठ उसे बाहों में उठाए हुए कमरे से बाहर निकल आया। अमीला के हाथों में फौलादी जंजीरें अब भी मौजूद थीं। कमरे से बाहर निकलने पर अमीला पूरी ताकत से हाथ पैर पटकने और चीखने चिल्लाने लगी। मालती और सोनिया की आंख उन मोटी बहनों पर जमी हुई थी जो असली अमीला के पास बैठी थीं। उन्होंने अपने अपने पर्स में से रिवॉल्वर निकाल लिए थे। मेजर बलवंत की नज़र सेठ महेशचंद और उसकी बाहों में लटकती हुई लड़की पर थी। अचानक वो लड़की
सेठ महेश चंद की बाहों से आजाद हो गई। ठीक उसी पल गोली चली और वो लड़की चीख कर गिर पड़ी। मेजर बलवंत ने उस दिशा में देखा जिधर से गोली चली थी। इस बीच 2 गोलियां और चल चुकी थी। 2 चीखें गूंज गई थीं। मेजर बलवंत ने देखा कि बाद की 2 गोलियां सोनिया और मालती ने चलाई थीं और वो चीखें उन दोनों मोटी बहनों की थी। दोनों के रिवॉल्वर मेज पर पड़े थे। एक मोटी बहन के कंधे पर गोली लगी थी और वो कुर्सी पर तड़प रही थी। दूसरी बहन की 3 उंगलियों से खून बह रहा था। मेजर बलवंत ने लपक कर उनके रिवॉल्वर झपट लिए। वो समझ गया कि पहली गोली बड़ी बहन ने चलाई थी जो सेठ के साथ आई लड़की को लगी थी। सेठ महेशचंद उस लड़की को सहारा देकर उठा रहा था जिसने अपना नाम अमीला बताया था, जो उसे थोड़ी देर पहले बहका रही थी कि वो अपनी मंगेतर की जगह उसे अपनी लाइफ पार्टनर बना ले। गोली उस लड़की की जांघ से छीलती हुई निकल गई थी और उसे ज्यादा घाव नहीं आया। वो सेठ की बाहों का सहारा लेकर खड़ी हो गई और गुस्से से उन दोनों मोटी बहनों को देखने लगी थी। फिर उसने मुक्का लहराया और दांत पीसती हुई बोली, धोखेबाजों, मैंने तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाई और तुमने मेरी ही जान लेनी चाहिए। छोड़ दो मुझे, मैं इस मैडम की बच्ची को कच्चा चबा जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। वो छूटने के लिए कसमसाने लगी मगर सेठ की बाहों से ना निकल सकी। हॉल में इकट्ठा मेहमान हैरान थे कि ये ड्रामा कैसा है। मेजर बलवंत ने मालती और सोनिया से कहा, तुम दोनों इन मोटी बहनों को घेरे में ले लो। मालती और सोनिया ने दर्द से बिलबिलाती हुई दोनों मोटी बहनों को रिवॉल्वर के घेरे में ले लिया। अमीला उठकर सेठ महेशचंद के पास चली आई और उसने पूछा, ये लड़की कौन है? ये भी अमीला है। ये मुझे फुसलाती रही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और इससे शादी कर लूं क्योंकि ये तुमसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, तो ये बात है। ये कहकर अमीला ने तड़ाक से उस लड़की के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा जो सेठ की बाहों में कसमसा रही थी। अभी अमीला ने उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारने को हाथ उठाया ही था कि मेजर बलवंत की शानदार आवाज गूंजी, डोरा, ये क्या कर रही हो? डोरा? सुनील ने हैरान होकर पूछा, क्या ये हमारी डोरा है? हाँ, डोरा इस वक्त दूसरी अमीला से कह रही थी, हरामखोर, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो। ये तो मैंने मेकअप बना रखा है। जरा मैं इसे बाथरूम में जाकर धो लूं, तब मुझे देखना। और डोरा हॉल के बाथरूम की तरफ चल पड़ी। मेजर बलवंत ने सेठ महेशचंद से कहा, सुधीर, तुम इस अमीला को छोड़ दो, वैसे इसका असली नाम कोई और है। अरे, सुनील फिर हैरान रह गया, ये तो सेठ भी मेकअप में है, यानी ये हमारा सुधीर है। इस नौटंकी पर सब लोग हैरान रह गए। वो असलियत को समझने के लिए दिमाग पर जोर डालने लगे। सुधीर भी अपना मेकअप धोने के लिए बाथरूम की तरफ चल दिया। मेजर बलवंत ने सोनिया और मालती से कहा, इन मोटी बहनों को भी बाथरूम ले जाओ और इन्हें इनके असली रूप में ले आओ। तो क्या सेठ महेशचंद ने किसी लड़की से सगाई नहीं की थी और इवनिंग न्यूज में जाली फोटो छपी थी? एक मेहमान ने पूछा। जी हाँ, हम असली सेठ महेशचंद जी के आभारी हैं जिन्होंने लोगों की परवाह न करते हुए हमें सहयोग दिया और सहमत हो गए कि अमीला से उनके विवाह का फोटो छपने दिया जाए। अमीला नाम की कोई लड़की नहीं थी, इसलिए उससे माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। मेजर बलवंत बोला, आप जान ही चुके हैं कि अमीला मेरी असिस्टेंट डोरा है। हम सेठ महेशचंद को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सारे डिनर और नाच गाने का खर्च अपनी तरफ से किया। तो सेठ महेशचंद कहाँ हैं? एक मेहमान ने पूछा। वो महापुरुष कहाँ हैं? एक और मेहमान ने पूछा। मेजर बलवंत मुस्कुराते हुए बोला, वो भी यही हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूं। ये कहकर वो हॉल से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद उसके साथ सेठ महेशचंद ने सबों को हाथ जोड़ते हुए हॉल में एंटर किया। एक मेहमान ने खुशी से ऊंची आवाज में नारा लगाया, सेठ महेशचंद जिंदाबाद। इतने में डोरा, मालती, सोनिया, दोनों मोटी बहनें और सुधीर बाथरूम से लौट आए। डोरा उस वक्त खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वो नकली अमीला के पास पहुंचकर बोली, बोल रे कमीनी, अच्छी तरह देख मुझसे, पता तो क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? घायल अमीला भला क्या बोलती। जब मोटी बहनों पर अमीला और सेठ कनोडिया की नजर पड़ी तो सेठ कनोडिया चीख सा उठा, अरे मिसेस सौदामनी, तुम? मैंने तो तुम्हें बेसहारा समझकर सहारा दिया था। इस चंडालिन मैडम को असली रूप में देखो, जिसने मेरी जैसी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी।
मैं अमीला नहीं हूँ, परिक्रमा हूँ। सुदामनी के साथ खड़ी लड़की आराधना है, जिसकी उंगलियों से खून बह रहा है, और वो बेचारी मेरी तरह ही सताई हुई औरत है। मैडम, मतलब मिसेज सुदामनी अब अपने कंधे में घुसी गोली के घाव का दर्द भूल गई थी। परिक्रमा बोली, इसी डायन मैडम ने मुझे युद्धवीर का कत्ल करने पर मजबूर किया। अब आराधना भी बोल उठी, इस चुड़ैल ने मुझे भी खून से हाथ रंगने पर मजबूर कर डाला। विनय नागपाल की इसने मेरे हाथों से हत्या कराई। परिक्रमा बोली, ये नौजवान सुधीर जो सेठ महेशचंद बना हुआ था, ये भी मेरे हाथों मर चुका होता, अगर 2 पल और इसने मेरी आंखों से अपनी आंखें ना हटा ली होती। मेजर बलवंत ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम और आराधना वास्तव में बेबस थी। खैर, ये बताओ कि तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं, खास तौर से समीर गुप्ता, जो सेठ कनोडिया बना हुआ है। समीर गुप्ता हमारे 3 साथियों को लेकर सेठ कनोडिया और अमिता पर हमला करने गया हुआ है। समीर गुप्ता असल में सेठ कनोडिया नहीं है, असली सेठ तो मैडम की कैद में है, परिक्रमा ने बताया। कहाँ? मेजर बलवंत ने पूछा और अपने पास खड़े सेठ कनोडिया को घूरने लगा। सेठ कनोडिया ने धीरे से बताया, वो मेरा दोस्त रामपाल है। क्यों परिक्रमा, सेठ कनोडिया कहाँ है? मेजर बलवंत ने पूछा। ग्रेटर कैलाश के पास बंगाली कॉलोनी के बंगला नंबर F788 में। मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ। सुनील, मेजर बलवंत ने कहा, सोनिया और मालती के साथ परिक्रमा को लेकर चले जाओ और सेठ कनोडिया के दोस्त रामपाल को ले आओ। रामपाल मेरा दोस्त तो नहीं है, मगर उसने मेरे लिए इतनी तकलीफ सही है कि कोई दोस्त भी अपने दोस्त के लिए नहीं कर सकता, सेठ कनोडिया ने कहा। मेजर बलवंत बोला, सेठ जी, अभी तक आप कोई भी बात साफ साफ नहीं बता रहे हैं। परिक्रमा, मिसेस सोदामनी, आराधना और मेहमान सेठ कनोडिया की तरफ घूरने लगे। मालती, सोनिया और सुनील जाने को बेताब हुए तो मेजर बलवंत ने उनसे कहा, देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता था, मगर मैं जरा सर्वोदय कॉलोनी जाकर देखना चाहता हूँ कि वहां समीर गुप्ता के हमले में इंस्पेक्टर राजन की पुलिस टुकड़ी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। परिक्रमा को लेकर सोनिया, सुनील और मालती चले गए। मेजर बलवंत जाने से पहले डोरा और सुधीर को जरूरी ऑर्डर देने लगा। उसी पल होटल के बाहर 2-3 कारों के रुकने की आवाज सुनाई दी। कुछ पल बाद इंस्पेक्टर राजन और सब इंस्पेक्टर देवेंद्र ने हॉल में एंटर किया। इंस्पेक्टर की नज़र मेजर बलवंत पर पड़ी तो वो सीधा उसके पास पहुंचकर बोला, आपका अंदाजा सही निकला, 4 आदमियों ने हमला किया। मुझे अफसोस है कि जिस नकली सेठ कनोडिया को हमारे देवेंद्र साहब कलकत्ता से ले गए थे, वो हमारी पकड़ में ना आ सका। उसे गलत जगह गोली लग गई और वो ढेर हो गया। कहाँ हैं वो लोग? बाहर हैं। नकली सेठ कनोडिया की लाश एम्बुलेंस में है, चलिए चलकर देखें, मेजर बलवंत बोला। कई मेहमान भी मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर राजन के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मेजर बलवंत ने पूछा, क्या आप विक्रम डिटेक्टिव एजेंसी के उन बेईमान एजेंटों को भी लाए हैं जो वहां बंधे पड़े थे? जी हाँ। होटल का लॉन धीरे धीरे बढ़ता गया। एक गाड़ी में 3 घायल आदमी थे। उनमें से 2 वही थे जिन्होंने नेल्सन बूट हाउस के बाहर हिला अरविंद का पीछा किया था। तीसरा आदमी भारी भरकम था, उसके कूल्हे पर गोली लगी थी। एम्बुलेंस में समीर गुप्ता की लाश थी, उसके सीने में 2 गोलियों के घाव थे। तीसरी गाड़ी में 3 सीक्रेट एजेंट बंधे पड़े थे, उनके मुंह खोल दिए गए थे। अपनी टुकड़ी 10 आदमियों की थी और हम सभी सेफ हैं, इंस्पेक्टर राजन ने बताया और फिर हमले का सारा विवरण सुना दिया। इंस्पेक्टर राजन ने अपनी पुलिस टुकड़ी की मदद से समीर गुप्ता की लाश को छोड़कर बाकी सभी अपराधियों को होटल में पहुंचाना शुरू किया। इतने में मालती, सुधीर और सोनिया भी आ गए। इतने में मालती, सुनील और सोनिया भी आ गए। उनके साथ परिक्रमा और सेठ कनोडिया का दोस्त रामपाल था। वो सेठ कनोडिया के लिबास में था और उसका चेहरा मोरा सेठ कनोडिया से मिलता जुलता था। सेठ कनोडिया ने लपक कर उसे गले लगा लिया। रामपाल बोला, सेठ जी, मुझे एक बात के लिए बेहद दुख है। किस बात के लिए? सेठ कनोडिया ने मुस्कुराकर पूछा। मैं मजबूर हो गया था। हरगोविंद और पूरनचंद के साथ मुझे रंबा को भी जहर देकर खत्म करना पड़ा। हरगोविंद और पूरनचंद ने मुझे मार डालने की तैयारी कर ली थी, मगर पहल मैंने कर दी, रामपाल ने बताया। मेजर बलवंत समझ गया कि कलकत्ता में सेठ कनोडिया के दूसरे बंगले में जो लोग
जहरीली विस्की से मारे गए थे, रामपाल ने उन्हीं की चर्चा की थी। रामपाल को समीर गुप्ता ही दिल्ली लाया था और उसी ने पुलिस के एक कर्मचारी को दिल्ली में आते हुए गोलियों से भूंज डाला था। आइए अब इस हत्याकांड के उलझे हुए रहस्यों को सुलझाएं, मेजर बलवंत ने कहा। हॉल काफी बड़ा है, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए लेते हैं, यहाँ सब इत्मीनान से बैठ सकते हैं। सब लोग मेजों के इर्द गिर्द बैठ गए। मेजर बलवंत के आदेश पर गिरफ्तार अपराधियों को मंच पर ले जाया गया। वहीं माइक्रोफोन मंगवा लिया गया। मंच पर एक और अपराधी बैठा दिए गए। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी और मेजर बलवंत के साथी जा बैठे। माइक हाथ में लेकर मेजर बलवंत ने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से सार्वजनिक कॉन्फ्रेंस है। इसमें मेरे साथ मिस एल अरविंद और सेठ लक्ष्मी चंद कनोडिया भी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। जहां कोई शंका होगी हम एक दूसरे से मदद लेंगे। ये बहुत अच्छा ढंग है, शुरू कीजिए, एक मेहमान बोला। मेजर बलवंत बोला, हत्याकांड की असली कहानी तो सेठ कनोडिया बताएंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी भूमिका के रूप में समरी बताना चाहूंगा। इस भूमिका से आपको इस पूरे हत्याकांड को समझने में आसानी हो जाएगी। शुरू कीजिए, लेकिन बुनियादी बात तो आप ही समझा सकते हैं, एक और मेहमान बोला। मेजर ने कहा, आप जानती ही हैं कि कोई भी घटना या दुर्घटना हवा में जन्म नहीं लेती। उसका कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कोई ना कोई जड़ होती है। हर कोई चाहता है कि वो दौलत से खेले, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति और जिंदगी के सुखों का इकलौता साधन दौलत ही है। दौलत पैदा करने के हजारों ढंग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बेईमानी, धोखाधड़ी और गैरकानूनी तरीके से दौलत कमाते हैं। सच कहते हैं आप, ईमानदारी की कमाई से दौलत कहाँ इकट्ठा होती है? एक मेहमान बोल उठा, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि ईमानदारी से दौलत इकट्ठा नहीं होती। मेजर बोला, मैं भी गरीब नहीं हूं और आप सब जानते हैं कि मैं जान की बाजी लगाकर मेहनत की कमाई से जी रहा हूं। खैर, इस कांड में कुछ लोगों ने दौलत पैदा करने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया। आप सभी वेस्टर्न मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं। आपने यहाँ के समाज में भी देखा होगा कि जिन औरतों की ख्वाहिशें अपने लेवल से ऊंची होती हैं, वो अपने से बड़ी उम्र के आदमियों के साथ शादी करना पसंद करती हैं। उनका ये मानना होता है कि बूढ़े लोग जल्दी ही मर खप जाते हैं और उसके बाद वो उनकी दौलत का मनचाहा इस्तेमाल कर सकती हैं। वेस्टर्न देशों में ये बात आम रिवाज सा बन गई है, मगर हमारे समाज में भी ये बुराई घुसती जा रही है। कुछ लोग जानबूझकर अपनी बेटियां बूढ़ों के साथ ब्याह देते हैं ताकि जल्द ही उनका पति मर जाए और वो अमीर बन जाएं। ये बीमारी पढ़े लिखे और अमीर घरानों की औरतों में भी पाया जाता है। लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। मेजर बोलता गया, यही भावना इस हत्याकांड की बुनियाद है। इस केस की शुरुआत इस तरह हुई कि समीर गुप्ता और मिसेज सोदामनी ने मिलकर यहाँ दूसरे काले धंधे शुरू किए। वहाँ ये भी चक्र चलाया कि नई लड़कियों की शादी बूढ़ों से कराई जाए और उन बूढ़ों को मौत के मुंह में ढकेलकर उनकी दौलत पर हाथ साफ कर दिए जाएं। पहले तो उन्होंने कलकत्ता में अपना अड्डा जमाया, बाद में दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। दिल्ली में आकर उन्होंने ये पता लगाने के लिए जाल फैलाया कि ऐसे कौन कौन से बूढ़े लोग हैं जो जवान लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। इनकी लिस्ट में विनय नागपाल और मिस्टर युद्धवीर का नाम सबसे ऊपर था। क्या ये दोनों अपनी उम्र से बहुत कम की लड़कियों से शादी करना चाहते थे? एक मेहमान ने पूछा। जी हाँ, विनय नागपाल और युद्धवीर को उन लड़कियों से शादी करने से रोकने के लिए 2 लड़कियां कलकत्ता से भेजी गईं। मेजर बलवंत ने उंगली से इशारा करते हुए बताया, एक है आराधना और दूसरी है परिक्रमा। विनय नागपाल और युद्धवीर ने जब इन लड़कियों के झांसे में आने से इनकार कर दिया तो इन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब आपको इस हत्याकांड की कहानी सुनाई देता हूँ। ये कांड कलकत्ता से शुरू हुआ क्योंकि सेठ लक्ष्मी चंद कनोडिया कम उम्र की एक लड़की से शादी करना चाहते थे। और आगे आप सेठ कनोडिया से ही उनकी राम कहानी सुने तो अच्छा होगा। सेठ कनोडिया उठकर माइक्रोफोन पर आ गया और चारों तरफ देखकर बोला, दोस्तों, ये सच है कि मैं रविंद्र गांगुली की बेटी अमिता से शादी करना चाहता था। एक शाम मैं होटल में बैठा था कि रंबा नाम की लड़की ने मेरे ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। वो रंग रूप और खूबसूरती में अमिता से कहीं ज्यादा आगे थी
उधर रविंद्र गांगुली मुझे और अमिता को डांट रहा था और हमारी शादी में दीवार बन रहा था। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया। मैं रंभा की तरफ झुकता चला गया। आप कह सकते हैं कि रंभा ने मुझे फंसा लिया। ये रंभा कौन थी? सुनील ने पूछा। सेठ कनोडिया ने कहा। मुझे भी काफी देर बाद पता चला कि रंभा कौन थी। उसने ये शर्त लगा दी थी कि शादी अदालत में होगी। शादी के बाद मुझे 7 दिनों तक उसके साथ रहना होगा और घर से बाहर नहीं निकलना होगा। उन दिनों मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। मैं 1 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट बनवा चुका था और प्रधानमंत्री को सौंपने दिल्ली आना चाहता था। रंभा ने जब 7 दिन अपने साथ रहने की शर्त लगाई तो मैंने मान ली। रंभा मुझे ऐसी जगह ले गई जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्यों? मालती ने पूछा। रंभा मुझे मेरे ही दूसरे बंगले में ले गई जो मैंने मिसेस सौदामिनी को किराए पर दे रखा था और जिसे छोड़कर वो जा चुकी थी, सेठ कनोडिया ने बताया। रंभा ने मुझे बताया कि वो बंगला मिसेज सौदामिनी से किराए पर लिया गया है। मुझे कोई शक नहीं हुआ कि मिसेस सौदामिनी ने ऐसा किस मकसद से किया है। 3 दिन साथ रहने के बाद रंभा को ही शायद मुझ पर तरस आ गया। वो मेरे बर्ताव और शराफत से इम्प्रेस हो गई थी। उसने मुझे साफ बता दिया कि मेरे साथ क्या कुछ किया जा रहा था। वो क्या कुछ क्या था? मेजर ने पूछा। मुझे धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। सब इंस्पेक्टर देवेंद्र बोल उठा। तो क्या स्लो पॉइजनिंग से आपको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी? जी हाँ, सेठ कनोडिया बोला। रंभा ने मुझे सुझाया कि दुश्मन से बचने का एक ही तरीका है कि मेरा कॉपी ढूंढा जाए ताकि उसे मेरी जगह रखकर मुझे निकाला जा सके। फैसला यह हुआ कि रंभा और पूरन को मुझे 20-20 हजार रुपया देना होगा। जो आदमी मेरी जगह तकलीफ सहेगा और जहर खाकर आत्महत्या स्वीकार करेगा, उसको मुझे 25,000 रुपये पेशगी देने होंगे। मैंने ये शर्त मान ली। रंभा और पूरन चंद ने मेरी कॉपी ढूंढ ली। सेठ कनोडिया ने रामपाल की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये रहा मेरी कॉपी। सबकी आंखें रामपाल की ओर उठ गईं। चुड़ील डॉल और रंगरूप से सेठ कनोडिया ही लगता था। मुझे मेरे दूसरे बंगले से निकलने में मदद देने के साथ ये भी आदेश दिया गया कि मैं कुछ दिन तक छुपा रहूं। दुश्मन अगर मुझे देख लेता तो मुसीबत खड़ी हो जाती। तब शायद मुझे कत्ल ही कर दिया जाता, सेठ कनोडिया ने बताया। मैं अपने प्राइवेट फ्लैट में चला गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी जेब से 1 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट निकाल लिया गया था जो मुझे राहत कोष में जमा कराना था। ड्राफ्ट गुम हो जाने का मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने भी फैसला ले लिया कि जिन लोगों ने मुझे सताया है, जिन्होंने मुझे मौत के घाट उतारना चाहा है, जिन्होंने मेरा ड्राफ्ट चुरा लिया है, उन्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा और उनके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। मिस एला अरविंद से मेरी जान पहचान थी। मैंने इनके पास जाकर मदद मांगी। अब मैं मिस एला अरविंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का हालचाल आपको सुना दें। एला अरविंद मुस्कुराती हुई उठी और सेठ कनोडिया से माइक्रोफोन लेकर बोली, मैं जांच ब्यूरो की तरफ से समाज के एक भयानक दुश्मन का पीछा कर रही थी जिसकी लाश बाहर एम्बुलेंस में पड़ी है। समीर गुप्ता? लोगों ने पूछा। जी हाँ, मुझे पता लगाना था कि उसकी क्या क्या एक्टिविटीज थी और उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, एला ने बताया। मैंने अपना लक्ष्य साधने के लिए सीधे तौर पर समीर गुप्ता से मेलजोल पैदा किया। वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया और अपने आप मेरे नज़दीक आने लगा। मैंने उसे दूर भी रखा और दुत्कारा भी नहीं। समीर ने एक शाम शराब की झोंक में बड़ी हाँकी कि जल्द ही उसे एक भारी रकम हाथ लगने को है। आपने पूछा नहीं कहाँ से? मेजर बलवंत ने सवाल किया। मैंने उसकी तारीफ की तो उसने बताया कि बहरीन से हीरों की एक खेप आई है। वो हीरे दिल्ली भेजे जाएंगे। पुलिस की नज़रों से हीरे बचाने के लिए एक नकली सेठ कनोडिया को प्लेन से भेजा जाएगा। उसके पास प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने को 1 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट होगा। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा कि प्लेन में तस्करी के हीरे हैं। बहुत अच्छे। ये तस्कर कैसे कैसे दिमाग रखते हैं, इंस्पेक्टर राजन बोला। इला ने बताया। मुझे इस राज का पता लगा तो मुझे भी एक तरकीब सूझी। समीर गुप्ता खुद भी दिल्ली जा रहा था, इसलिए मैंने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट की
ताकि मिलने वाली भारी धनराशि से मुझे भी कुछ मिल जाए और मैं भी कुछ ऐश कर सकूं। समीर ने मुझे विनय नागपाल का पता दिया और उसके नाम एक लेटर भी दिया ताकि मुझे जाते ही रहने की जगह मिल जाए। तो आप समीर गुप्ता के ऑर्डर पर ही विनय नागपाल के पास जा रही थीं? मेजर ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, दिल्ली आने से पहले मैंने अपनी सोची हुई योजना के अनुसार ही काम किया। मैं उस प्लेन में नहीं जा सकती थी जिसमें नकली सेठ कनोडिया को ड्राफ्ट लेकर जाना था। इतना मैं जरूर चाहती थी कि हीरे पकड़वा दिए जाएं। मैंने विक्रम डिटेक्टिव एजेंसी के डिटेक्टिव आशा दत्त को अपॉइंट किया। मैंने उनसे कहा कि वो एला अरविंद बनकर नकली सेठ कनोडिया की निगरानी करें और प्लेन जब दिल्ली उतरे तो इनकम टैक्स को हीरो की तस्करी के बारे में इन्फॉर्म कर दें। आपने तरकीब तो बहुत बढ़िया सोची, मेजर बलवंत ने तारीफी अल्फाज में कहा। एला ने मुस्कुराकर कहा। इसी दौरान सेठ लक्ष्मी चंद कनोडिया ने आकर मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सेठ साहब ने अपने दुश्मनों के बारे में बताया कि उनका हेडक्वार्टर अब दिल्ली में है और सब लोग कलकत्ता से वहीं जा रहे थे। सर्वोदय कॉलोनी में सेठ साहब का मकान खाली पड़ा था और उसी में आकर उन्हें ठहरना था। मैंने सेठ साहब को भरोसा दिलाया कि उनकी मदद के लिए कुछ सीक्रेट एजेंटों को अपॉइंट कर दिया जाएगा। मैंने विक्रम डिटेक्टिव एजेंसी के 3 जासूसों को अपॉइंट किया। उनमें से एक थी पूर्णिमा और बाकी 2 थे जयपाल और सदानंद। मैं ये नहीं जानती थी कि वो तीनों बेईमान हैं और समीर गुप्ता से मिले हुए हैं। मैंने ही उन्हें सलाह दी थी कि वो आशा दत्त के साथ प्लेन में जाएं और हीरे पकड़वाने में उनकी मदद करें। ओह, तो उस प्लेन में 4 सीक्रेट एजेंट थे? सब इंस्पेक्टर देवेंद्र हैरानी से बोला। जी हाँ, बाद में तीनों एजेंटों ने आशा दत्त को मनाने की कोशिश की होगी कि वो उसके साथ मिल जाए। आशा मानी नहीं होगी। तब उन्होंने जबरदस्ती प्लेन उतरवाने, उन्हें तबाह करने और हीरे बचाने की प्लानिंग की। आशा दत्त को वो लोग प्लेन में ही मार डालना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ये पूछ लेना जरूरी हो गया था कि हीरो के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी तो किसने दी। अब पता लगा कि आशा दत्त को क्यों बचा लिया गया था, मेजर बलवंत बोला। एला ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा। पूर्णिमा, जयपाल और सदानंद ने आशा दत्त और नकली कनोडिया को अपने साथ लिया और असली कनोडिया के यहाँ पहुंचे। मैं उस प्लेन क्रैश से पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी थी। समीर गुप्ता भी दिल्ली पहुंच चुका था। प्लेन क्रैश और आशा दत्त के मारे जाने से मुझे बड़ा दुख हुआ, मेजर बलवंत बोला। मिस एला अरविंद, पहले आप मुझे ये बताइए कि चेतना बनकर आप चेतना की शादी की वकालत करने मेरे पास क्यों आई थीं? मेजर साहब, जब मैं विनय नागपाल के पास आकर चोरी छुपे रही तो मुझे पता चला कि वो एक और लड़की से प्यार कर रहे थे। अब तक मैं नहीं जानती थी कि वो लड़की कौन है। मुझे तो तब पता चला कि वो आराधना थी जो आपके सामने बैठी है। आराधना ने विनय नागपाल को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और विनय साहब चेतना को दुत्कारने पर तैयार हो गए थे। मेरे मन में चेतना के लिए हमदर्दी जाग उठी। मैं उसकी मदद करना चाहती थी और इसके लिए मैंने आपकी मदद चाही। इसमें मेरा एक और भी मकसद था। मैं जानती थी कि चेतना के केस में हाथ डालते ही आप जैसा महान जासूस जब गहराई में उतरेगा तो तस्करी का केस भी आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि समीर गुप्ता और विनय नागपाल की दोस्ती में कोई ऐसी कड़ी आप जरूर ढूंढ निकालेंगे। आपने सही कदम उठाया। सब इंस्पेक्टर देवेंद्र ने एक साथ एला और मेजर की तारीफ की। समीर गुप्ता सेठ कनोडिया के मेकअप में मुझसे मिलने विनय नागपाल के यहाँ आया तो दुश्मन भी पीछा कर रहा था। दुश्मन असल में समीर के ही साथी थे। उन्हें शक हुआ कि समीर ने ही मुझे हीरो की तस्करी के बारे में बताया होगा। मुझे धोखे से पकड़ लिया गया और साथ ही समीर को भी। वो हम दोनों को महारानी बाग के मकान में बारूद से उड़ा देना चाहते थे कि आपने वक्त पर पहुंचकर हमें बचा लिया। तब तक मैं ये नहीं जान सकी थी कि समीर यहाँ विनय नागपाल के साथ मिलकर काला धंधा कर रहा था। जब हम लाजपत नगर के थाने से निकलकर टैक्सी में बैठे तो मैंने दुश्मन के 2 आदमियों को एक कार में देखा। मैंने सोचा कि समीर को उसके होटल ले जाने के बजाय क्यों ना सर्वोदय कॉलोनी के बंगले में ले जाऊं। गोल्फ क्लब के पास दुश्मन की गोली से सार्जेंट सुखदेव बाल बाल बचकर निकल भागा। हमें भी अपना बचाव करना जरूरी हो गया था। मतलब ये कि आपके और समीर गुप्ता की किडनैपिंग की कहानी झूठी थी? बिल्कुल झूठी थी,
एला ने कहा। मेजर ने पूछा, मुझे ये बताइए कि समीर मेरे पास सेठ कनोडिया बनकर क्यों आया? प्लेन एक्सीडेंट के बाद समीर को भी एहसास हो गया था कि उसके आदमी अब उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। इस वजह से वो आपके पास सेल्फ डिफेंस की मांग लेकर पहुंचा था, एला ने बताया। मेजर साहब, आपने एक तरह से उसकी मदद भी की है और उसकी रक्षा भी। ये बात मैं बाद में बताऊंगी। मैं समीर को सेठ कनोडिया के पास ले गई, जहां वो दो रंगी चाल चलने वाले सीक्रेट एजेंटों और अपने कुत्ते वुल्फ के पास ठहरे हुए थे। तीनों एजेंटों ने समीर को वहां देखा तो चौंक उठे, मगर सेठ कनोडिया के सामने कुछ कहने करने में मजबूर थे। मैंने सेठ कनोडिया से मिलकर एक नाटक रचाया। सेठ से कहकर मैंने खुद भी नशीली दवा पी ली और समीर को भी पिलवा दी। होश में आने पर सेठ कनोडिया ने समीर को वहां से निकाल बाहर किया। हम ये जानना चाहते थे कि समीर जाता कहाँ है। वो सीधा आपके पास पहुंचा और आपने उसे कलकत्ता भिजवा दिया। कलकत्ता में उसे बच निकलने का मौका मिल गया, क्योंकि उसके गिरोह के लोग हर घड़ी हवाई अड्डे पर तस्करी के सिलसिले में मौजूद रहते थे। मिस अरविंद, मेजर ने पूछा, अगर समीर गुप्ता पर उन लोगों को शक हो गया था तो उसे फिर से अपने गिरोह में शामिल क्यों कर लिया? क्या इस वजह से कि कलकत्ता में उनके 3 साथी मारे जा चुके थे और समीर अभी तक उनके काम का आदमी था? आपने सही अंदाजा लगाया, एला ने कहा। अब मैं रामपाल जी से विनती करूंगी कि आगे की कहानी आगे बढ़ाएं। रामपाल ने माइक्रोफोन हाथ में लेकर कहा। मैं सेठ कनोडिया बनकर इनके बंगले में पहुंच गया। किसी को शक नहीं हुआ। रंबा और पूरनचंद ने मेरे साथ हमदर्दी जताई, लेकिन हरगोविंद मुझे बराबर जहर देता रहा। मैंने चुपके से उनकी विस्की की बोतलों में सिरिंज से जहर की बड़ी डोज मिला दी। विस्की पीकर तीनों की जान निकल गई। मुझे रंबा की मौत का बेहद दुख है। बस मेरी यही राम कहानी है। सेठ कनोडिया बोला, आगे की कहानी मेजर साहब ही सुनाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये भी दिल्ली में थे और आगे की घटनाएं भी दिल्ली में हुई। मेजर बलवंत ने कहा, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि डाक द्वारा 1 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट क्या आपने राहत कोष में जमा करवाया था? जी हाँ, समीर को अपने बंगले पर बेहोश करके मैंने उसके पर्स से ड्राफ्ट निकाल लिया था। कलकत्ता में आपके दूसरे बंगलों की दीवारों में से जो काला धन मिला था वो आपका था? जी नहीं, वो इन लोगों का था। सेठ ने अपराधियों की तरफ इशारा किया। अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ, मेजर बलवंत ने माइक्रोफोन हाथ में लेकर कहा। पहले मिस एला अरविंद ये बताने की कृपा करें कि जांच एजेंसी के डायरेक्टर को और मुझे क्या आप ही ने फोन किया था? जी हाँ, एला ने कहा। असल में मैं अपने जिंदा होने का सबूत देना चाहती थी और मैं अपने मकसद में पूरा हो जाने तक छुपे भी रहना चाहती थी। इसी वजह से मैंने सेठ कनोडिया के कलकत्ता में किडनैपिंग की झूठी कहानी सुनाई थी। मेजर बलवंत मुस्कुरा दिया और सामने की तरफ देखते हुए बोला, हत्याकांड की लगभग सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं और कहानी का राज खुल चुका है। मैंने जो शुरू में बात कही थी वही इस कांड की जड़ है, यानी कम उम्र की लड़कियों का बूढ़े अमीरों से शादी। आपको दुश्मन की इस चाल का पता कैसे लगा? इंस्पेक्टर राजन ने पूछा। मेजर बलवंत ने जवाब में कहा, अगर आप विनय नागपाल, युद्धवीर और मनमोहन नाथ की कत्ल पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि वो तीनों कम उम्र की लड़कियों से शादी करना चाहते थे। आप ये बात इस तरह भी कह सकते हैं कि ये लड़कियां खुद बूढ़ों से शादी करना चाहती थीं। तीनों बूढ़ों को फुसलाया गया कि वो अपनी प्रेमिकाओं से शादी ना करें। इत्तेफाक से तीनों बूढ़े नई छोकरियों के चक्कर में ना फंस सके। इस वजह से तीनों बूढ़ों को मार डाला गया। जिन सिचुएशंस में ये कत्ल हुए उन्हीं से मुझे इशारा मिला कि दुश्मन की चाल क्या है। मैंने भी जवाब में वैसी ही चाल चली। कौन सी? एक मेहमान ने पूछा। मैंने सेठ महेश चंद की मदद से उनकी सगाई पार्टी का इंतजाम किया, नकली फोटो छपवाई, अमीला और सेठ जी के मेकअप में अपने साथी सुधीर और डोरा की फोटो छपवाई। मैं जानता था कि सेठ महेश चंद को लुभाने के लिए कोई ना कोई छोकरी जरूर भेजी जाएगी और उसी से दुश्मन हमारे जाल में आ जाएगा। आपको ये भरोसा क्यों हुआ कि दुश्मन आ ही फंसेगा? एक मेहमान ने पूछा। मेजर बलवंत मुस्कुराकर बोला, गुनहगार 4 कत्लों में पूरी तरह कामयाब भी रहा था और 4 बार नाकामयाब भी हुआ था। कामयाब इस तरह से कि यह कत्ल करने के बावजूद भी वो दंदनाता घूम रहा था।
और नाकामयाब इस तरह कि तीनों बूढ़े नई प्रेमिकाओं के चक्कर में नहीं फंसे थे। चौथी बार भी वो अपनी चाल आजमाना चाहता था। उसने दुस्साहस से काम लिया और फंस ही गया। सुधीर बोला, यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपराधी लड़कियां हत्या के लिए मैस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म से भी काम लेती थीं। मुझे भी जंजीर से फांसी लगाने से पहले परिक्रमा ने सम्मोहित कर डाला था। इसके अलावा फुसलाने वाली लड़कियां अपना नाम भी वही बताती थीं जो नाम बूढ़ों की प्रेमिकाओं के होते थे। परिक्रमा ने मुझे अपना नाम अमीला बताया था। इस केस के सभी कैरेक्टर्स के कई कई नाम और कई कई रूप देखने में आए थे। हमारे सेठ साहब और एला जी भी किसी से पीछे नहीं रहे। इस पर जोरदार ठहाका गूंज उठा। ये केस असल में बहरूपियों का केस था और मेजर बलवंत ही इसे हल कर सकते थे, इंस्पेक्टर राजन ने कहा। सब लोगों ने मेजर की तारीफ में तालियां बजाईं। मेजर ने सोनामणि की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस हत्याकांड और इस षड्यंत्र की कर्ता धर्ता सौदामिनी थी, जो सिंगापुर से भारत इसलिए आई थी कि भारतीय पुलिस के ढीलेपन का लाभ उठाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा हत्या ले। इत्तेफाक से समीर गुप्ता से उनकी मुलाकात हो गई। उनमें आपस में प्रेम हो गया। सौदामिनी ने ही आराधना, परिक्रमा और रंभा जैसी कई लड़कियों को अमीरी की ऐश भरी जिंदगी का सब्ज़बाग दिखाकर उनसे मर्डर करवाए। इसके अलावा समीर गुप्ता के तस्करी धंधे में काम आने वाले कई गुंडों को सौदामिनी ने अपनी नई प्लानिंग में शामिल कर लिया। इस हत्याकांड के मेन गुनहगार सौदामिनी और समीर गुप्ता ही थे। समीर गुप्ता पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। अब केवल सौदामिनी रह गई। अब अदालत ही सही फैसला करेगी कि उसके अपराधियों को उसे क्या दंड दिया जाए। सौदामिनी ने शर्म से अपनी निगाहें झुका ली और फर्श की तरफ देखने लगी। ऐसा लगा जैसे वो फर्श में समा जाने का कोई रास्ता खोज रही हो। तो मैंने भी एक ऐसा ही रास्ता खोजा है जिससे कि मैं आपका कुछ मनोरंजन कर सकूं, आपका कुछ एंटरटेनमेंट कर सकूं। तो इसी कड़ी को अभी यहीं पर रोकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। कहानी लंबी, बेहद दिलचस्प थी। तो मेजर बलवंत की इससे पहले भी कहानी इस चैनल पर आ चुकी है, उसको भी ज़रूर सुनिए और इस कहानी के बारे में राय अपनी कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो इस तरीके की कहानियाँ इस चैनल पर और भी मिलने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए अगली सनसनीखेज कहानी का। तो मिलते हैं अगली कहानी में।